चलिए बच्चों, तो स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीबीएसई के थ्रू जो अपडेट किया गया टर्म 2 का सैम्पल पेपर है हिस्ट्री का 12th का, उसको देखेंगे और उसके आंसर्स को समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। बच्चों प्लीज़ एंड तक देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, किस चैप्टर पर ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना है, किसको आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से कितने नंबर आप कवर कर सकते हो, सब कुछ समझाऊंगा इसी वीडियो में। और आप मेरे पे बिलीव करिएगा, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, आप 40 में से 36 एंड अबव आराम से हिट करोगे। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जल्दी से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन शुरू होता है। पहला है कि रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या रोल था? तो सेक्शन ए एक शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन है, जिसमें 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, ये किस चैप्टर से आया है? फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए मैं चैप्टर की वेटेज लिखता जा रहा हूँ, साथ में लिखते जाइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या रोल था? तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, डेमोक्रेसी थी, इसके फेवर में थे और एक मजबूत सेंटर चाहते थे, हर व्यक्ति के पास इक्वल राइट हो, और इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहते थे। ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वलिटी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों के वेलफेयर के लिए इन्होंने काम करा और उसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई इस तरीके से अमेंडमेंट भी करवाए, ठीक है। नई नई चीज़ें ऐड करी ताकि जो शेड्यूल कास्ट है उनको भी इक्वलिटी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द 5th रिपोर्ट। पहले समझते हैं चैप्टर कौन सा है। तो 5th रिपोर्ट चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये चैप्टर आपका सिलेबस से आधा कट चुका है, इसीलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। आपको इस चैप्टर से 3 और हद से हद मिला तो 4 या 5 नंबर का मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 3 का मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट में, और 4 का मिलेगा तो सोर्स बेस में चला जाएगा, बस इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। 5th रिपोर्ट के बारे में पूछा, 1813 की 5th रिपोर्ट क्या है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जमा करनी पड़ती थी। उसका ये 5th एडिशन हुआ करती थी। इस रिपोर्ट में ये बताती थी कि इंडिया में इसने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करा, किस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ हैं। 1002 पेजेस की ये रिपोर्ट थी, जिसमें से 800 पेजेस तो सिर्फ और सिर्फ अपेंडिसेस के थे, यानी ज़मींदार ने या किसानों ने क्या जो पिटीशंस दायर करे हैं उनके बारे में, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट्स क्या थी, इन सब के बारे में 800 पेजेस भरे हुए थे। ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में कंपनी के मिसरूल और मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा जाता था। कब जो बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो लगातार सरकार के, ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि जो कंपनी की ट्रेड के ऊपर मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जा सके। इसमें से सिर्फ, अब बच्चों आंसर की बात करते हैं, लिखना कितना है। अब देखिए 3 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो ना, तो 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। देखो हम बच्चों बाजार में जाते हैं, 10 रुपए की चॉकलेट के लिए 10 रुपए खर्च करते हैं, तो आपको 3 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको बहुत लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाओ आराम से लिखो, सिर्फ कितना लिखो, हार्डली 6 to 7 लाइन्स, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश की पहाड़ियाँ के साथ में क्या वो थी इनकी पॉलिसी, तो ये भी क्वेश्चन इसी का है, ठीक है। कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, तो क्या था, इन्होंने उन्हें निकालने की कोशिश करने वाली पॉलिसी लगाई। पहाड़ियों के चीफ्स के लिए इन्होंने क्या करा, समरी जो पैसिफिकेशन की वो थी, इसको पैसिफिकेशन को लागू कराया। इन्हें कुछ पैसा दिया करते थे कि ये अपने लोगों को सभ्य तरीके से रखे, है ना, प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराएं, ट्रेड वगैरह होने दें, किसी तरीके की जो सेटलर्स थे उनके ऊपर रेड ना मारें। इसके अलावा जो माउंटेन्स और डीप फॉरेस्ट है, उन रीजन से आउटसाइडर्स को जाने की परमिशन दे दी जाए, अब उनके साथ में किसी तरीके का वॉर ना हो। बहुत सारे पहाड़ी चीफ जिन्होंने अलायंस अपना लिया, उनकी अथॉरिटी खत्म हो गई, समझना, उनके गांव वालों ने उनकी अथॉरिटी माननी बंद कर दी। तो इस तरीके से उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी ताकि पहाड़ियों को कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था। अगला आते हैं 3 मार्क्स के एक और क्वेश्चन पर। र्यूमर्स एंड द प्रोफेसीज ऑफ रिवॉल्ट 1857, रेबल्स एंड द राज का, रेबल्स एंड द राज चैप्टर का है ये क्वेश्चन, और इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपको इस चैप्टर से कम 10 नंबर का मिलेगा, समझिएगा। 1/4 पेपर इसी चैप्टर से आने वाला है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि क्या र्यूमर्स और क्या प्रोफेसीज थी, तो र्यूमर्स पे आ जाओ। पहला र्यूमर ये था कि ये हमें धर्मभ्रष्ट करना चाहते थे, गोली के ऊपर, कारतूस के ऊपर
काऊ और पिग की चर्बी का वो ग्रीस लगा हुआ था जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। दूसरा र्यूमर था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो हड्डियों का चूरे का आटा मार वो सर्कुलेट करा रखा है ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, इसमें भी गाँव और सूअर की हड्डी का चूरा मिला हुआ है। तीसरा, ये लोगों के मन में डर था कि हमें ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं। अगला, ये एक र्यूमर इस तरीके का भी चल रहा था कि 5 रोटी वाला, कि 5 रोटी रात को आता है वॉचमैन गांव का, वो दे के जाता है और वो कहता है कि इस तरीके की रोटी तुम भी बनाओ और अगले गांव में पहुंचाओ। इस तरीके से रोटी सर्कुलेट कर रही थी। प्रोफेसी क्या है, ये कहा जाता है कि 1757 के समय पर जब अंग्रेज़ों ने बंगाल को जीता था उसके बाद ये भविष्यवाणी की गई थी आने वाले 100 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स का जो सत्ता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। तो ये प्रोफेसीज थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के जो फाइनेस्ट स्टार्स थे। कहा गया कि इंडिपेंडेंस के बाद के जो महीने थे गांधी जी ने कहा ये मेरे फाइनेस्ट स्टार्स हैं। ये द गांधी जी एंड द नेशनल मूवमेंट वाले चैप्टर का है। आप इस चैप्टर को भी बहुत फोकस पे रखिएगा, इस चैप्टर से भी 10 मार्क का पेपर बनेगा। यानी अगर आपने रेबल्स एंड द राज और महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी, इन 2 चैप्टर को पढ़ लिया तो आपका आधा तो पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान रहेगा, बहुत इजी पेपर रहेगा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा। चलिए देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा, यहाँ पर इन्होंने कॉपरेशन और कम्युनल हार्मनी के लिए अपील करी थी लोगों से। इन्होंने कहा था कि हम लोग जिस तरीके से एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं वैसे करके हम दोबारा से रह सकते हैं। लोगों से एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाए रखने की इन्होंने अपील करी थी। ऐसे लोग जो कि डिस्प्लेस हो गए थे, चाहे वो इंडिया के थे या पाकिस्तान के थे, इन सब के बारे में चिंता किया करते थे। और ये वो दौर था, मतलब फाइनेस्ट स्टार्स इन्होंने इसलिए बोले क्योंकि इन्होंने देखा कि किस तरीके से हिंदू लोगों ने मुसलमानों की मदद करी है जो लोगों को इंडिया से भगाया जा रहा था, और ऐसे हिंदू लोग जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहे थे उन्हें वहाँ के पाकिस्तानियों ने मदद करी थी, मुसलमानों ने मदद करी थी। तो इसीलिए गांधी जी ने अपने फाइनेस्ट स्टार्स बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेक्शन बी। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन, 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इन लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो बच्चों 6 नंबर के हैं तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स तो आप लिख कर ही आना, यानी 1 पेज का आंसर एटलीस्ट आपका ये बनेगा। जैसे आपसे पूछा जाए रोल ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स इन रिवॉल्ट 1857, इन लीडर्स का क्या रोल हुआ करता था। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता भी है रेबल्स एंड द राज का है। मैंने बताया इस चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ चुका, 6 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का एक मैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रा मैप में भी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिएगा। जैसे हम कहेंगे नाना साहेब और टांटे टोपे ने क्या करा था, कानपुर से रिवॉल्ट को लीड किया था। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी ने कहाँ से किया था, झांसी से किया था। इसी तरीके से बिहार में एक जगह है अर्रा, अर्रा से कुंवर सिंह ने किया था। इसी तरीके से लखनऊ है, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के निकाले जाने के बाद उनकी बीवी थी, उनका नाम था बेगम महल। ठीक है, तो उन्होंने करा था। तो अगर हम इनकी बात करते हैं इस तरीके से अगर हम देखें तो ये तो इनके रोल्स हो गए। इसी तरीके से अगर हम ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ रॉयल्स ने या राजाओं ने ही या नवाबों ने करा था, कॉमन लोग भी थे, उन लोगों ने भी लीडर बनने का काम किया था। जैसे गुन्नू एक ट्रैवल कल्टीवेटर है, सिंहभूम छोटानागपुर का, इसने कोल ड्राइव को ये उनका रेवल लीडर था। इसी तरीके से शाहमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बरौत के लिए, उत्तर प्रदेश के बरौत परगना में लोगों को इसने चैनलाइज करने का काम किया था। ठीक है, और ये जो लीडर्स थे, इन लीडर्स ने लोगों को चैनलाइज कर कर एक मास स्ट्रगल बनाया जिसमें लोग हिंदू मुसलमानी छोड़कर, ऊंची जात नीची जात छोड़कर सब लोग मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो महात्मा गांधी का मैंने 10 नंबर का वेटेज बताया था, 6 नंबर का एक क्वेश्चन और आ गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखना है हमें। क्विट इंडिया मूवमेंट पर हमें लिखना है आंसर। तो देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कई स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट किए थे। स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिए थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। सोशलिस्ट लोगों ने इस कॉज का अगेंस्ट थे, सोशलिस्ट लोग थे, वो कॉज के अगेंस्ट थे। औरतें थीं, उन्होंने पूरे देश भर में, गाँव में, शहर में, हर जगह पे पार्टिसिपेट करा इस मूवमेंट में। हज़ारों भारतीय लोग इस मास मूवमेंट से जुड़ गए। कई सारी स्ट्राइक्स और बॉयकॉट किए गए। पिकेटिंग यानी जो शराब की दुकानें होती हैं उन तक जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। सरकारी बिल्डिंग्स, ऑफिसर्स या जो अकाउंट्स वगैरह थे उन सब पर अटैक किया गया, जिससे कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ जिन भी चीज़ों को सिंबल माना जाता था उन सब पर अटैक किया। ठीक है, ये सब क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत चल रहा था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
आगे आते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। एक अगर हमें नोट लिखने को आएगा 6 नंबर का, ये भी गांधी जी चैप्टर का है। तो देखो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए मार्च में अनाउंसमेंट करा कि 11 मार्च तक के लिए उन्होंने 11 डिमांड लेटर दे दिया था वाइसरॉय को। वाइसरॉय का नाम क्या था? वाइसरॉय का नाम था इरविन। इरविन को बोला, इरविन को लगा अरे यार ये गांधी जी कौन है, ये कहाँ के क्या भिखारी से, मतलब इन्हें बोलते थे भारतीय, मतलब वो बोलते थे धोती वाला भिखारी, है ना। तो इस तरीके से बोला करते थे अरे यार ठीक है इसकी क्या वो है, ये फलाना ढिमकाना, ये क्या करेगा, हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गांधी जी के बारे में उन्होंने जो अंडर वैल्यू करा, गांधी जी ने उन्हें एक ही हफ्ते में बता दिया कि गांधी जी क्या थे। सॉल्ट लॉ में अंग्रेजों की मोनोपोली थी इसको मैन्युफैक्चर करने और इसे बेचने के लिए। जो स्टेट था, स्टेट ने क्या कर रखा था, इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था। इसी वजह से सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जैसे अमीर गरीब सब खाते हैं, ऊंची जात नीची जात सब खाते हैं। इस वजह से लोगों के बीच में जो ब्रिटिश का ये रूल था अनपॉपुलर हो गया था। गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक के लिए यात्रा को 12 मार्च से शुरू कर दिया ताकि वो डांडी पहुंचकर सॉल्ट लॉ को ब्रीच कर सकें। इसी तरीके से सॉल्ट लॉ मार्चेस कई जगहों पर भारत में अलग अलग जगहों पर चलनी शुरू हो गई। जो किसान लोग थे, किसान लोगों ने फिर क्या करा, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ को ब्रीच कर दिया कि जंगलों में न जाने, लोगों को जंगल में जाने की परमिशन नहीं थी ना, फिर इन्हें तोड़ दिया गया। फैक्ट्री ओनर्स ने स्ट्राइक कर डाली, लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट छोड़ दिए, बच्चों ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए, इंडियंस लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। गांधी जी ने लोगों, अपर कास्ट के लोगों से दलील की कि वो लोग भी क्या करें, जो अनटचेबल्स हैं, जिन्हें अछूत मानते हैं, उन्हें भी प्रॉपर तरीके से इक्वलिटी के साथ में ट्रीट करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने धर्म छोड़ के एक साथ जुड़ गए। कई लोगों ने वॉलंटरीली इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। गांधी जी ने कई तरीके की मीटिंग्स लगाई जिसमें हर सेक्शन के लोगों को बुलाया जाता था। औरतों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा, है ना। यानी ये एक ऐसा मूवमेंट था इंडिया का जिसमें औरतों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहा। डांडी मार्च में अगर हम बात करें, डांडी मार्च में वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का टेंशन गांधी जी की तरफ आया। क्यों? क्योंकि जब ये मार्च शुरू हुई तो यूरोप के और अमेरिका की प्रेस के कई रिपोर्टर्स इस मार्च को कवर कर रहे थे। उन लोगों को शुरू में लगा कि अरे यार ये एक भिक्षुक है, एक भिखारी टाइप का है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हफ्ते भर में ही लोगों की भीड़, लोगों का पार्टिसिपेशन ने यूरोप की पूरी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के तख्ते हिला दिए। सॉल्ट मार्च की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया बहुत ही जल्दी कि इस समय कि मतलब कितनी इंडियंस के पास कितनी ताकत आ चुकी है। ठीक है, आते हैं सुलह कुल पॉलिसी के ऊपर। अब देखिए बच्चों, ये आ गया किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर, ये चैप्टर भी हमें पूरा पढ़ना है और इसकी भी बराबर की इंपॉर्टेंस है 10 नंबर की। आप इन तीनों में से किसी चैप्टर को स्किप नहीं करोगे। आप कसम खा लो कि चाहे एक बार को आप कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड नहीं पढ़ोगे, एक बार को अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन को आधा पढ़ लेना, लेकिन इन 3 चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, आते हैं कंट्री साइड एंड इस पे किंग्स एंड क्रॉनिकल्स पे। सुलह कुल पॉलिसी क्या थी? तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोगों को एक साथ बिठाला जाता था। यहाँ पर ये क्या करते थे, आपस में बैठ के डिबेट किया करते थे, आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे, जिससे अकबर सीखा करते थे। तो इस सब से क्या हुआ, जस्टिस और पीस को इंश्योर किया गया सुलह कुल पॉलिसी के थ्रू। जो नोबिलिटी थी, ईरान के, तुरानी के, अफगान, राजपूत, दक्कनीज, ये सब लोग आया करते थे और राजा के दरबार में इन लोगों को इनकी सर्विसेज, इनके मेरिट के बेसिस पे पोजीशन मिली हुई थी। अकबर ने जो जजिया टैक्स था, यानी जो धर्म पे लगने वाला टैक्स था, उसको भी ख़त्म कर दिया था ताकि सभी लोग इक्वलिटी के साथ रह सकें। अकबर ने इसके अलावा अलग अलग धर्म की बिल्डिंग्स को बनाने, उन्हें मेंटेन करने में पैसा डोनेट किया था ताकि सब लोग मिलकर रह सकें ना, तभी तो पॉसिबल होगा जब राजा सबको इक्वली ट्रीट करेगा। इसके अलावा इसने कई त्योहारों को एक साथ मनाया, जैसे ईद, शब बारात, होली, इन सबको एक साथ मनाया गया। ये तो हो गई हिंदू मुस्लिम्स की बात। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी पर। तो जीसस मिशन जब इंडिया आया तो उसे भी इक्वली रिस्पेक्ट किया गया। इवन अगर हम देखें तो अकबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज ये लोग हो चुके थे, है ना। यानी अकबर जीसस की सलाह लिया करता था, इनके साथ में पॉलिसीज डिस्कस किया करता था। आते हैं अगला क्वेश्चन जो और पर है चॉइस में, द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स। ठीक है, ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स की बात करते हैं। ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे कि जो ऑफिसर्स की जो सेना है मुगल्स में, उनके बारे में जानेंगे। तो मुगल्स की नोबिलिटी, उसमें ईरानी, तुरानी, अफगान, राजस्थान, वो राजपूत और दक्कनी सब लोग हुआ करते थे। ये जो नोबिलिटी थी यही मुगल्स के राज्य का मुख्य खंबा पिलर हुआ करती थी। मुगल की नोबिलिटी को एक ही ग्रुप से नहीं चुना जाता था, अलग अलग ग्रुप के लोग हुआ करते थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे, ताकि सभी ग्रुप्स को बराबर पावर मिल सके, है ना। इसीलिए अकबर के नोबल्स को हम गुलदस्ता
या बुके ऑफ फ्लावर्स के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग इतने ग्रुप के लोग हैं। ये सभी लोग यूनिटी को सिग्निफाई करते हैं कि किस तरीके से मुग़ल एम्परर के लिए सभी लोग वफादार हैं। जितने भी नोबल्स हुआ करते थे उनकी जो रैंक थी वो जब दी जाती थी वो उनके मनसब के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। मनसब ज़मीन हो गई जो उन्हें दी जाती है, मनसब में उन्हें ज़ात और सवार दिए जाते थे, पैदल सेना और घोड़ा सवार सेना दी जाती थी। जो नोबल्स हुआ करते थे, नोबल्स मिलिट्री सर्विसेज भी परफॉर्म किया करते थे एम्परर के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती थी। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन सी पर। सेक्शन सी हो जाएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है। ये आपको 8 नंबर आसान ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन आप बिलीव करिएगा अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ये आप नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप इन्हें नहीं कर पाओगे। जैसे ये वाला सोर्स है द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ल्ड, ये पूरा सोर्स लिख के मिलेगा, है ना, पूरा सोर्स होगा, वहाँ पर अबुल फजल के वर्ड्स थे, सब कुछ लिखा होगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन होगा जो नंबर कटवाएगा। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे सोर्स में। जैसे पहला, वाई वर वर्ड्स कंसीडर एज द लैंप ऑफ विजडम। ये जो वर्ड्स थे इन्हें लैंप ऑफ विजडम क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिट थी फॉर रेशनल थिंकिंग कम्स फ्रॉम दिस वर्ड। जो रेशनल थिंकिंग यानी विवेकात्मक जो सोच थी, उसकी जो भावना थी वो इन्हीं वर्ड से आती है, इसलिए इसे लैंप ऑफ विजडम कहा गया इन शब्दों को। अबुल फजल ने किस तरीके से अपने वर्ड्स को नॉलेज से रिलेट किया? तो जो उसने कहा कि जो वर्ड्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो लोगों के आइडियाज़ को शेप देने, उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी मदद से वो उनकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से उसने नॉलेज को ज्वाइन करा। ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन होगा ना 2 मार्क का, ये आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको प्रॉपर चैप्टर की रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर रीड नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे। डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन व्यूअर्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लर्न एंड डीप पर्सन, ये मैं आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। प्लीज़ आप चैप्टर में से एक बार सोर्स पढ़िएगा, खुद से ट्राई करिएगा आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। इसी तरीके से आप ये चैप्टर पे आओ कि जीबी पंत ने किस तरीके से, देखो ये फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन का है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से अगर हम बात करें कि देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, किसी तरीके से डिवाइडेड लॉयल्टी नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मैप की तरफ लेके जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोग मुझे खुद से बताओगे। हम जाते हैं मैप बेस पर, तो हमें मैप 2 तरीके से मिलेगा, एक पॉइंट के 2 आएंगे, एक हमें प्लेस करने के होंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, हमें एक तो पॉइंट लगाना होगा और एक हमें पहचानना होगा। जो पॉइंट लगाने को आएगा वो महात्मा गांधी चैप्टर से ही आएगा, ये श्योर है, और जो पहचानने के लिए आएगा वो 1857 से ही आएगा, ये भी श्योर है। अब जैसे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब बंद करा? तो फरवरी 1922 में, चौरी चौरा में, उत्तर प्रदेश में है, बिहार के बॉर्डर पर, आराम से पॉइंट लगा दोगे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू करा? बिहार के चंपारण में। दोनों बिल्कुल पड़ोसी हैं, आप पॉइंट आराम से लगा पाओगे मैप में। जैसे आप अगर मैप पे जाते हो तो मैप में आप ये देखोगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौरी चौरा और यहाँ पर हो जाएगा चंपारण। ठीक है ना, इस तरीके से आसानी से लगा पाओगे। कह रहा है सेम मैप में 1857 का वो रिवॉल्ट बताना है, अ प्लेस रिलेटेड टू सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट मार्क्ड इन ए, जो पॉइंट ए में दिखा रखी है। अब ये आइडेंटिफिकेशन का है, तो पॉइंट ए देखो जरा कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश में आता है, तो ये वाला जो शहर है वो झांसी से है, शहर है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के मिलने की जगह भी यही है, तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि झांसी है। ठीक है, इस तरीके से पेपर होगा। इस पेपर में मैं चैप्टर के बारे में बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 यानी जो होगा आपका कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, ये रखेगा सिर्फ हार्डली 3 नंबर का वेटेज। इसीलिए पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आधा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टॉपर बनना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ोगे। फिर आता है रेबल्स एंड द राज, है ना। अगला आता है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। पहले किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, रेबल्स एंड द राज, और फिर गांधी जी। तीनों चैप्टर 10 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स इन 3 चैप्टर से आएंगे। और लास्ट फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इन 3 को मेनली पढ़ लो और फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, 36 एंड अबव आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।